नमस्कार, स्वागत है सभी का। मैं हूं राजेंद्र सिंह और आज इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानेंगे कि इंटरिम मेंटेनेंस, चाहे वो सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट की हो या सेक्शन 125 CRPC की हो, कितने दिनों में इस एप्लीकेशन के अंतर्गत कोर्ट द्वारा खर्चा बांधा जाता है या बांधा जाएगा। इसकी जानकारी केस लॉ के साथ आज की इस वीडियो में हम जान रहे हैं। वीडियो बहुत ही काम की है और जानने योग्य है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक सारा देखें, स्किप ना करें। वीडियो शुरू करें उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि यदि चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में ही जो नोटिफिकेशन वाली बेल है उसको भी ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और अपने जानकारों तक शेयर ज़रूर कर दें। तो अब हम जान लेते हैं कि इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन पर अंतरिम भत्ता या इंटरिम मेंटेनेंस कब और कितने समय बाद कोर्ट द्वारा बांधा जाता है या बांधा जाना चाहिए। इस संबंध में कानून क्या कहता है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन क्या कहती है। तो सबसे पहले तो कोई भी एप्लीकेशन हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 24 के अंतर्गत लगाई जाती है। तो इसका मतलब यह होता है कि जब भी कोई फैमिली मैटर से संबंधित कोई केस कोर्ट में पेंडिंग होता है तो उस केस की पेंडेंसी के दौरान एक एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल की जाती है, जिसे सेक्शन 24 की दरखास्त हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत कहा जाता है। इसके अंतर्गत केस की पेंडेंसी के दौरान एक पार्टी अपनी दूसरे पक्षकार से उस केस का खर्चा और उस केस के दौरान अपने लिए गुजारा भत्ता या मेंटेनेंस की इसमें आवेदन किया जाता है। और इसके साथ ही सेक्शन 125 CRPC, जिसके अंतर्गत पत्नी, नाबालिग बच्चे या माता पिता जैसी भी स्थिति हो, मेंटेनेंस का दावा पत्नी है तो पति से, नाबालिग बच्चे हैं तो पिता से और माँ बाप है तो अपने बेटे से मांग सकते हैं। 125 CRPC के संबंध में वीडियो हमने पहले ही बनाकर चैनल पर अपलोड करी हुई है। उम्मीद है आप लोगों ने वह सब देख ली होगी और समझ लिया होगा 125 CRPC क्या होती है और कैसे इसमें दरखास्त कोर्ट के सामने लगाई जाती है और कैसे और कौन इसमें मेंटेनेंस लगा सकते हैं या पा सकते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि 125 CRPC में जब कोई दरखास्त संबंधित न्यायालय में या क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में लगाई जाती है तो उसके साथ ही एक इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन भी लगाई जाती है, क्योंकि मेन एप्लीकेशन मेरिट पर डिसाइड होती है। अर्थात ऐसे समझें कि गुण, दोष और सबूतों के आधार पर माननीय कोर्ट द्वारा डिसाइड किया जाता है कि किसी पक्षकार ने जिसने 125 के अंतर्गत भरण पोषण की दरखास्त लगाई है उसे भरण पोषण दिया जाए या नहीं दिया जाए, और दिया जाए तो कितना दिया जाए। ये सारी बातें मेरिट पर डिसाइड होती है। लेकिन जब तक कोर्ट किसी मेरिट पर पहुंचे या अंतिम फैसला इस दरखास्त पर सुनाए तो इसके साथ ही 125 CRPC के अंतर्गत इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन भी फाइल करी जाती है। इसका मतलब यह होता है, जैसा हमने पहले भी बता दिया, कि जब कोई दरखास्त पेंडिंग होती है तो उस पेंडेंसी के दौरान कुछ खर्चा आवेदक को या एप्लीकेंट को दिया जाए। इसी को इंटरिम मेंटेनेंस कहते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि इंटरिम मेंटेनेंस
तो फाइल कर दी, लेकिन कितने समय में उस पर खर्चा कोर्ट द्वारा बांधा जाता है, प्रश्न यह है। तो कानून इस संबंध में कहता है कि विद इन 2 मंथ ऑफ एप्लीकेशन मेंटेनेंस की इंटरिम एप्लीकेशन डिसाइड की जानी चाहिए। लेकिन क्योंकि ऐसा वास्तव में होता नहीं है, उसके पीछे मेन कारण यह है कि सबसे पहले तो पेंडेंसी ऑफ द केसेस हमारे न्यायालयों के सामने बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए कई बार कोर्ट चाहते हुए भी समय पर केसेस को डिसाइड नहीं कर पाती, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मामलों को जब कोर्ट सुनती है तो उसमें ज़्यादा समय लग जाता है। और 125 या सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट की जो इंटरिम मेंटेनेंस है वो कानून में बताए गए समय के अनुसार उनका डिसीजन नहीं हो पाता है। दूसरा कारण इसमें यह है कि एडजॉर्नमेंट भी कई बार इसमें हो जाती है। एडजॉर्नमेंट का मतलब हम यह इस प्रकार समझे कि तारीखें ले ली जाती है। अब तारीखें पटिशनर या एप्लीकेंट की साइड से भी हो सकती है या रेस्पोंडेंट की साइड से भी ली जा सकती है, और इस प्रकार से केस अनावश्यक रूप से लिंगर ऑन या लंबे समय के लिए बढ़ जाता है और विद इन टाइम एप्लीकेशन डिसाइड नहीं हो पाती। और इसमें तीसरा फैक्टर या तीसरा कारण यह भी हो सकता है कि क्योंकि ये बहुत ही पेचीदा मसला होता है, इस एप्लीकेशन को डिसाइड करते वक्त माननीय कोर्ट को कई बातें सोचनी पड़ती है या कई बातों पर विचार करना पड़ता है, जिनमें टाइम लगता है। अब ये बातें आय से संबंधित हो सकती है, जिम्मेदारियों से संबंधित हो सकती है और खर्चों से संबंधित हो सकती है। तो इन सारी बातों को देखने के बाद या इन बातों को ध्यान में रखते हुए कानून में बताए गए समय के अनुसार इंटरिम एप्लीकेशन डिसाइड नहीं हो पाती है। इन्हीं सब बातों को देखते हुए साल 2020 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रजनेश बनाम नेहा का मामला डिसाइड हुआ है। इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम मेंटेनेंस और फैमिली मैटर से संबंधित मामलों में एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है और इस जजमेंट के माध्यम से गाइडलाइन जारी करी है। इस फैसले के अंतर्गत माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह आदेश किया गया है कि 125 सीआरपीसी के अंतर्गत कोई दरखास्त यदि फाइल की गई हो या यदि सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत कोई इंटरिम एप्लीकेशन या एप्लीकेशन खर्चे से संबंधित फाइल करी गई हो, तो उसमें दोनों पक्षकारों द्वारा अपने असेस्ट का, अपनी जिम्मेदारियों का और अपनी इनकम का एक एफिडेविट दिया जाना अनिवार्य कर दिया है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसी फैसले में एक गाइडलाइन भी इस प्रकार की इंटरिम एप्लीकेशन को डिसाइड करने के लिए जारी करी है, जिसके अंतर्गत 4 से 6 महीने के दौरान इस प्रकार की दरखास्त या एप्लीकेशन को डिसाइड करने की दिशा निर्देश अपने इस फैसले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए हैं। अब क्योंकि इस एफिडेविट के अनुसार दोनों पक्षकार अपनी लायबिलिटीज, अपने असेस्ट और अपनी इनकम का हवाला एफिडेविट के माध्यम से माननीय कोर्ट को दे देते हैं और उससे संबंधित दस्तावेज भी कोर्ट में जमा करवा देते हैं। तो जिससे माननीय कोर्ट जिसे ये डिसाइड करना है कि कितना पैसा इंटरिम एप्लीकेशन पर दिया जाएगा, उसे डिसाइड करने में बहुत ही आसानी रहती है। और उम्मीद करी जानी चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद इंटरिम मेंटेनेंस एप्लीकेशन बताई गई गाइडलाइन के अनुसार और बताई गई समय सीमा के अनुसार अब कोर्ट्स के माध्यम से डिसाइड की जाएगी। अब क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय की इस गाइडलाइन के बाद पक्षकारों के पास भी यह आदेश हो गया है और कि वह अपनी बात को कोर्ट के सामने रख सके और अपनी इंटरिम एप्लीकेशन को विद इन लिमिट या समय रहते डिसाइड करवा सके और
जो एंट्रीम एप्लीकेशन फाइल की जाती है उसका बेनिफिट भी मिल सके। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि कोई एप्लीकेशन जो इंटरिम मेंटेनेंस के लिए कोर्ट में दायर करी गई है, तो उस पर कब से वो गाइडलाइन जो ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बताया है वो लागू होगी। तो इसके संदर्भ में हम यूँ समझते हैं कि जिस दिन को एप्लीकेशन फाइल की जाती है और उसकी कॉपी अपोजिट पार्टी को मिल जाती है, उस तारीख से 4 से 6 महीने के दौरान ऐसी एप्लीकेशन को डिसाइड किए जाने की गाइडलाइन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई है। आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो में बताई गई जानकारी जरूर आपके लिए उपयोगी सिद्ध रही होगी और काम की भी जरूर सिद्ध होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम फिर मिलेंगे इसी चैनल पर और ऐसी महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के साथ। आप जुड़े रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।